बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग, इसका कोड है 9706। उसका अक्टूबर नवंबर 2018 का पेपर 1 करने जा रहे हैं, जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आपको प्राचीन अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। इसके अलावा 2019, 2020 और 2018 समर का पेपर भी आपको वहाँ पर मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 से करते हैं। अ ट्रेडर हैज एक्सपेक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट 31 मार्च 2018। परचेजेस लेजर बैलेंस उसने दिया हुआ है एट 1 मार्च 2018। परचेज लेजर बैलेंस का मकसद की बैलेंसेस का मकसद क्या होता है कि इंडिविजुअल जो हमारे सप्लायर्स थे उनका जो हम लेजर बनाते हैं वो परचेज लेजर कहलाता है। तो परचेज लेजर बैलेंसेस का मकसद ये है कि डिफरेंट जो सप्लायर्स थे उन सब के बैलेंसेस जो दिए गए थे मिला के वो $32,100 थे, डिफरेंट सप्लायर के बैलेंसेस। क्रेडिट परचेजेस फॉर मार्च के महीने में जो क्रेडिट परचेजेस हमने करी अपने सप्लायर से वो $26,400 की करी। चेक पेड टू क्रेडिट सप्लायर्स, जो क्रेडिट सप्लायर थे हमारे उनको हमने चेक के थ्रू पेमेंट कर दी। कॉन्ट्रैक्ट टू सेल्स लेजर का मकसद है कि कुछ हमारे सप्लायर ऐसे थे जिनको हम कुछ चीज़ बेचते भी हैं, तो उनसे हमें पैसा लेना था तो हमने कॉन्ट्रा कर दिया। कॉन्ट्रा करने का मकसद है ट्रेड पेएबल डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल, या ट्रेड रिसीवेबल या अदर रिसीवेबल आप कह लें कि रिसीवेबल जो था, बल्कि सेल्स लेजर का मकसद ही यही है ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल करके क्योंकि सेल्स लेजर से कॉन्ट्रा कराया तो ट्रेड पेएबल को हमने डेबिट किया कि ये लाइबिलिटी हम पे नहीं करेंगे, और जो ट्रेड रिसीवेबल हमें उनसे पैसा लेना था उसे क्रेडिट कर दिया कि वो समटाइम्स इट हैपन्स कि आपका जो सप्लायर है वो आपकी फ़र्ज़ करें गारमेंट्स की शॉप है, गारमेंट्स में आप अपने जो सप्लायर है उससे गारमेंट्स ख़रीदते हैं, लेकिन आप मुख्तलिफ़ लोगों से ख़रीदते हैं। तो जो आपका सप्लायर है उससे किसी और कोई और चीज़ पसंद आ जाती है तो वो कहता है यार ये मुझे आप बेच दें, तो वो ले जाता है। वो आपका कस्टमर भी है साइमल्टेनियसली और आपका सप्लायर भी है, आपको माल देता है। तो जो पैसा आपको उससे लेना है, देने वाला पैसा जो आपको देना है वो ज़्यादा है, तो और लेने वाला पैसा कम है, तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब कॉन्ट्रा करते हैं तो क्या करते हैं ट्रेड पेएबल लाइबिलिटी हम कम कर देते हैं क्योंकि वो हमसे पैसे हम उसे पैसे पे नहीं करेंगे क्योंकि हम उसे ऑलरेडी माल जो चीज़ें हम बेचते हैं वो हम दे चुके हैं, वो हमारा कस्टमर भी है, तो लाइबिलिटी डेबिट हो जाती है। सिंपल ये ध्यान में रखिएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड का मकसद है कि आपने आपके जो सप्लायर्स थे उन्होंने आपको डिस्काउंट दिया और ये पैसे अब आप नहीं देंगे। तो देखिए ये क्रेडिट आपके पास परचेज लेजर का बैलेंस था, तमाम सप्लायर्स था, आपने मज़ीद क्रेडिट परचेज, जब क्रेडिट परचेज करेंगे तो क्या होगा कि परचेजेस डेबिट और ट्रेड पेएबल क्रेडिट, तो ये दोनों अमाउंट आप जमा कर लें। 32,100 तो आपके पास पहले से पड़ा हुआ था, मज़ीद आपने माल ख़रीदा, ये पे करना था आपको, ये 26,400 का आपने माल ख़रीदा, तो एक्चुअली सप्लायर्स को जो पेमेंट करनी थी वो 58,500 की पेमेंट करनी थी। आपने 29,700 की पेमेंट कर दी, इसमें से 29,700 माइनस कर दें, यू गेट 28,800। ये पैसे आपको सप्लायर को देने हैं। आपने फिर कॉन्ट्रा कर दिया, कॉन्ट्रा करने का मकसद है कि आपने ट्रेड पेएबल को डेबिट किया, तो इस 800 को भी आप माइनस कर दें क्योंकि ये पैसा आप नहीं देंगे। एक्चुअली 28,000 की पेमेंट आपको करनी है। डिस्काउंट रिसीव का मकसद है कि ये डिस्काउंट आपको मिला, ये पेमेंट भी अब आप अपने सप्लायर को नहीं करेंगे, इसमें से ये 400 ये वाले भी माइनस कर दें, तो 27,600 बचता है आपके पास। $600 आपने करा तो कितना आ गया, 28,200 आया। 28,800 में से आपने 600 को माइनस किया तो 28,200, और 28,200 में से 400 को माइनस किया आपने तो आपके पास 27,800 आता है। ये जो 27,800 है ये एक्चुअली तमाम जो आपके सप्लायर्स हैं उनका बैलेंस है जो आपको पे करना है। कहते हैं व्हाट वाज द क्लोजिंग बैलेंस ऑन द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट एट 31 मार्च 2018 के परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या होता है कि तमाम इंडिविजुअल जो आपके सप्लायर्स हैं उन सब का मिला के
जो आप टोटल लेजर बनाते हैं उसे परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। और हम तो अभी जो ट्रांजैक्शन कर रहे थे एक्चुअली ये परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट की ही ट्रांजैक्शन है, क्योंकि क्रेडिट परचेज लेजर बैलेंसेस दे रहा है, यहाँ टोटल बता रहा है कि तमाम जो माल खरीदा सप्लायर से, अलग अलग नहीं बता रहा है आपको। तो इसको देखिए हम कर भी चुके हैं पूरा, हमने इसको हल कर लिया। एक्चुअली $27,800 का बैलेंस है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का, जो हमें अपने सप्लायर्स को पे करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 32,100 स्टार्ट में हमें देने थे, मजीद हमने माल खरीदा, 26,400 का परचेजेज हमने करी, ये हमने प्लस कर दिया क्योंकि नाउ वी हैव टू पे दिस अमाउंट। इसमें हमने $29,700 की पेमेंट कर दी थी, वो हमने माइनस कर दी क्योंकि ये पैसा आप नहीं देंगे। $600 का कॉन्ट्रा हुआ, कॉन्ट्रा का मकसद है वो हमारे कस्टमर भी थे कुछ सप्लायर, तो हमें ये पैसा उनको नहीं देना है, हमने उनको माल दे दिया। तो ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट हमने करके ट्रेड पेएबल को डेबिट किया, तो ये भी हमने माइनस कर दिया। ये कोई डिस्काउंट मिला था ये पेमेंट भी नहीं करेंगे, ये भी माइनस करके 27,800 जो आपने निकाला वो चॉइस ए के अंदर आपको दे रहा है। तो इसका मतलब है चॉइस ए जो है वो फिर आपकी राइट चॉइस है, और लॉजिक मैंने आपको समझाई पूरी। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। द टेबल शोज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए बिजनेस इज बैंक रिकन्सिलिएशन, के एक बिजनेस का बैंक रिकन्सिलिएशन है, उसके ये आपका एक्सट्रैक्ट है। बैलेंस पर कैश बुक एट 31 दिसंबर को जो कैश बुक का बैलेंस था वो $2,075। डेबिट का मकसद है इट शोज कि हमारा पैसा बैंक पर निकलता है। बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट एट 31 दिसंबर को जो बैलेंस बैंक का था वो $2,250 का था, और ये क्रेडिट था। क्रेडिट का मकसद है बैंक का जब बैलेंस क्रेडिट हो तो इट आल्सो शोज कि हमारा पैसा बैंक पर निकलता है। तो बैंक चार्जेस पर बैंक स्टेटमेंट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक के बैंक चार्जेस जो थे बैंक स्टेटमेंट के अंदर आए, लेकिन हमने अभी तक उसको कैश बुक से माइनस नहीं किया। तो 2075 का हमारा बैलेंस था, इसमें से $150 के बैंक चार्जेस माइनस कर दें आप, 1925 ये हमारी कैश बुक का बैलेंस आएगा। और उसके बाद अगला है आउटस्टैंडिंग चेक्स नॉट प्रेजेंटेड एट द ईयर एंड। ये आउटस्टैंडिंग चेक्स वो थे जो अभी तक बैंक में हमने अपने सप्लायर्स को इशू तो कर दिए ये चेक, तो हम तो अपनी कैश बुक से माइनस करके बैठे हुए हैं इसको, लेकिन अभी तक ये बैंक नहीं पहुंचे। तो बैंक ये 2250 जो आप देख रहे हैं, जब ये सप्लायर बैंक पहुंचेंगे तो बैंक से हमारा पैसा कम हो जाएगा। तो मैं अगर 2250 में से माइनस कर दूँ 325 तो कितना आ गया 1925। देखिए 1925 रिकनसाइल हो गया आपका, ये दोनों बैलेंसेस रिकनसाइल हो गए। तो एक एंट्री जो है वो अपना बैंक स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड होगी जो अनप्रेजेंटेड वाली है, और बैंक चार्जेस क्योंकि हमने कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया था तो हम माइनस कर देंगे। तो एक्चुअली हमारा जो राइट बैलेंस है $1,925 का बैलेंस है हमारी बैंक का। कहता है व्हाट इज द बैंक बैलेंस टू बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कौन सा बैलेंस आप शो करेंगे। तो अभी हम निकाल के आ रहे हैं $1,925 का बैलेंस जो हमने निकाला ये हम शो करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। तो 7 की जो बी चॉइस है आपकी फिर वो राइट चॉइस बनती है। 8 में आते हैं। बैंक इंटरेस्ट इनकम $1,800 हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इन द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के अंदर तो वो करेक्ट रिकॉर्ड हो गई, यानी एक्चुअली बैंक को डेबिट किया, और आपको करना चाहिए था इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट करना चाहिए था। हुआ क्या है, बट रिकॉर्डेड एज इंटरेस्ट एक्सपेंस, लेकिन एक्चुअली इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड कर दिया। तो आपने क्या एंट्री पास करी, बैंक को डेबिट कर दिया और इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। तो अब क्या करेंगे, बल्कि इंटरेस्ट एक्सपेंस को करेक्टली एंटर्ड इन द बैंक अकाउंट बट रिकॉर्डेड इंटरेस्ट एक्सपेंस। बैंक में तो आपने करेक्ट रिकॉर्ड किया था, लेकिन एक्चुअली इंटरेस्ट एक्सपेंस यानी आपने क्रेडिट भी नहीं करा, इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया, यानी बिल्कुल ही मिस्टेक आपकी हो गई कि आप इंटरेस्ट एक्सपेंस को आपने डेबिट कर दिया। तो एक्चुअली दो मिस्टेक हुई इसके अंदर। एक तो ये कि बैंक तो सही रिकॉर्ड हो गया, चलिए समझ में आती है कि इंटरेस्ट इनकम को आपको क्रेडिट करना चाहिए था, आपने उसे क्रेडिट नहीं किया, और इंटरेस्ट एक्सपेंस को आपने डेबिट कर दिया, बिल्कुल ही रिवर्स हो गया।
इसका मतलब है जब इसको हम सही करेंगे तो क्या होगा, एक सही तो हम ये करेंगे कि इंटरेस्ट इनकम जो रिकॉर्ड नहीं हुई उसको रिकॉर्ड करेंगे, एक इंटरेस्ट एक्सपेंस जो हमने डेबिट कर दिया है उसको हम क्रेडिट करेंगे ताकि वो कैंसिल हो जाए। गलती से डेबिट हो गया है तो उसे हम ये 1800 ये है, 1800 ये है। और जो अकाउंट यूज़ होता है इस किस्म की चीज़ों के लिए उसे सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। तो वो $3600 से डेबिट हो जाएगा। आई गोट माई पॉइंट, द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल कि उसने इंटरेस्ट इनकम जो है उसको मिली थी तो उसने बैंक को सही डेबिट कर दिया, इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट नहीं किया बल्कि इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। तो अब इंटरेस्ट एक्सपेंस को आप क्रेडिट कर दें ताकि वो कैंसिल हो जाए, इंटरेस्ट इनकम को रिकॉर्ड कर लें। तो दो अकाउंट आपके क्रेडिट होंगे और सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि ये वो एरर्स है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस आपका टाइम में नहीं हुआ होगा। वहाँ पर सस्पेंस को यूज़ करते हैं। तो अगर आप अपनी पहली एंट्री देखें तो ये तो वैसे ही गलत है, ये भी गलत है। सस्पेंस 1800 से गलत है। डी एंट्री अलबत्ता अगर आप देखें तो ये फिर इसकी राइट चॉइस है कि सस्पेंस को डेबिट कर दिया। देखिए इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये पहले क्रेडिट नहीं हुई थी, गलती से आप क्रेडिट कर दें। इंटरेस्ट एक्सपेंस को आपने गलती से डेबिट कर दिया था, इसको क्रेडिट करके कैंसिल कर दें और सस्पेंस को डेबिट कर दें। तो डी चॉइस आपकी 8 के अंदर राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। अ कंपनी हैज़ द फॉलोइंग बैलेंसेस, ट्रेड रिसीवेबल उसका है 125,400 तो 125,000 और $400 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने हैं, $1,800। और ये आपके पास कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 डेट्स ऑफ $20,500 हैड बीन रिटर्न ऑफ। ये रिटर्न ऑफ कर दिए। रिटर्न ऑफ का मकसद है इररिकवरेबल डेट्स डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। ये एंट्री पास करते हैं इसकी। द कंपनी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेट्स एट ए रेट ऑफ 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एट ईच ईयर एंड। कि कंपनी ये एक्सपेक्ट करती है कि हर साल 5% जो उसके कस्टमर्स हैं वो नेक्स्ट ईयर के अंदर पैसा नहीं देंगे, तो वो ट्रेड रिसीवेबल का 5% जो है वो डाउटफुल डेट्स ट्रीट करती है। Which expense for doubtful debts was included in the income statement for the year ended 31st December 2017? कौन सा एक्सपेंस जो है जो डाउटफुल डेट से रिलेट करता है वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड होगा। तो देखिए इसके अंदर जो समझने की बात है वो एक है, इसके अंदर बड़ा ट्रिकी पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर। $125,400 का ये जो ट्रेड रिसीवेबल आपको दिया हुआ है, इसके अंदर अब आप समझने की बात ये कि ये इसने 31 दिसंबर की ही ये फिगर दी है और ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 को एक बैड डेट्स राइट ऑफ हुआ है। नॉर्मली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि इसमें से जो उन्होंने याद करा होता है कि $125,400 में से $20,500 को माइनस कर देते हैं कि यार नेट ट्रेड रिसीवेबल निकाल ली। ये मिस्टेक आप नहीं कीजिएगा क्योंकि वो कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर ये राइट ऑफ आपने किया और ये ईयर एंड की फिगर है, तो इसका मतलब है इस फिगर के अंदर ये जो $20,500 है ये शामिल है। दिस इज द पॉइंट, कैची पॉइंट, कि यहाँ वो आपको ये देखना चाह रहा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर आपने राइट ऑफ किया ना, तो ये तो एंड की फिगर है। जब एंड की फिगर है तो इसका मकसद है इसमें ये $20,500 ऑलरेडी शामिल हैं। आप सिंपल ये करें कि इस फिगर के $125,400 का स्ट्रेट आप 5% निकाल लें ताकि आपको पता चले कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है कितना। तो $125,400 का 5% आपने निकाला 627 और ऑलरेडी कितना आपके पास पड़ा हुआ था, ये क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है आपके पास 1800। हमें पता है कि जो फिगर हम निकालते हैं अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो माइनस कर देते हैं, अगर कुछ ना लिखा हो तो भी ये समझते हैं वो क्रेडिट बैलेंस है और डेबिट बैलेंस है, तो फिर क्रेडिट बैलेंस को माइनस करते हैं और ताकि हमारा डिफरेंस हो जाए। और डेबिट बैलेंस जो होता है वो क्या करता है कि अगर ज़्यादा फिगर आ गई हमारी, क्योंकि ये आपका डेबिट बैलेंस जो है, देखिए ये तो क्रेडिट बैलेंस ऑलरेडी आपके पास कम था, तो अब क्या होगा 6270 और माइनस 1800, तो ये क्रेडिट बैलेंस आ गया 44। कितना रिक्वायर्ड है आपका 4470, $4,470 आपको रिक्वायर्ड है। अगर ये बैलेंस ज़्यादा होता
तो इसका मकसद है फिर जो ज़्यादा बैलेंस होता है तो फिर हमें राइट ऑफ करना पड़ता है। राइट ऑफ का मकसद है प्रोविज़न को फिर हम रिवर्स कर देंगे, तो वो हमारी इनकम को शो करता है। अगर ऑलरेडी जो बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है वो बैलेंस अगर ज़्यादा है जितना आपको रिक्वायर्ड है, तो फिर आपकी इस तरीके से इसका मकसद है कि इनकम हो जाएगी आपकी। और अगर वो बैलेंस कम है, जैसे हमें चाहिए था रिक्वायर्ड है नेक्स्ट ईयर के लिए 6270, जो $125,400 था, ये कंपनी कहती है कि 5% इसको अपना एक्सपेक्टेड है कि नहीं मिलेगा, तो इसका 5% हमने निकाला $6,270। ऑलरेडी हमने लेजर में देखा तो $1,800 है, तो इसका मकसद है फर्दर हमें रिक्वायर्ड है। और इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेंगे और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। तो कितनी फिगर रिकॉर्ड करेंगे, 4470, और ये बी चॉइस के अंदर उसने आपको दिया हुआ है। तो बी चॉइस इज़ योर राइट चॉइस क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। और इसमें दो ट्रिकी पॉइंट्स थे, देखिए पहला बल्कि एक ही होगा कि जो 20,500 का जो चक्कर है, अगर ये आपकी समझ में नहीं आया तो फिर बच्चे इस सवाल में लाजमी मिस्टेक करेंगे कि वो माइनस करके फिर फिगर निकालेंगे। तो आप ये नहीं कीजिएगा, इसमें कैची पॉइंट यही है कि ये ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ हुआ है, तो ये एजम्पशन है कि इस फिगर में ये शामिल है, तो डायरेक्ट इस फिगर के ऊपर परसेंटेज निकालिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है हाउ आर परचेजेस कैलकुलेटेड व्हेन प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैव नॉट बीन कैप्ड, कि प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अगर नहीं है तो फिर परचेजेस कैसे, सिंगल एंट्री हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये जो होता है ना मार्जिन, मिसाल के तौर पे मार्जिन किसे कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है। मार्कअप क्या होता है, मार्कअप कॉस्ट के ऊपर होता है और मार्जिन जो है वो सेल्स के ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ कि 25% मेरा मार्जिन है, तो सेल्स जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एक मार्जिन से बनती है और एक कॉस्ट से मिलकर बनती है। तो 100% जो है वो सेल्स है, तो मार्जिन कॉस्ट कितनी हुई, 75% हुई। तो अगर मार्जिन में से 25% को मैं 0.25 अगर लिखूँ सिंपल फॉर्मेट में, तो 0.75 आ गया, ये कॉस्ट आ गई। तो 1 माइनस मार्जिन का मकसद है कि हम कॉस्ट निकाल रहे हैं। 1 माइनस मार्जिन का मकसद क्या हुआ कि हम निकाल रहे हैं जो हमारी जो कॉस्ट की परसेंटेज है वो हमने निकाली। तो मार्जिन में से निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस मार्जिन करेंगे। और इसको समझने का जो तरीका है मैंने जो आपको बताया है कि ये कंसेप्ट आपकी समझ में आना चाहिए कि अगर हम मार्जिन से जो भी मार्जिन दिया हुआ है अगर 1 में से उसको माइनस कर दें तो कॉस्ट की परसेंटेज होती है। तो इसका मकसद है अगर 100 का मैं 75% निकालूं तो क्या आ जाएगा, 75। ये कॉस्ट आ गई आपके पास। तो 1 माइनस मार्जिन करके आप कॉस्ट की परसेंटेज निकाल लेते हैं और उसको अगर सेल्स के ऊपर अप्लाई करें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी आ जाती है। अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी तो ओपनिंग, आप देखें जो इसकी फिगर होती है, आप यूँ समझें कि ओपनिंग इन्वेंट्री, इसमें ऐड करते हैं परचेजेस और इसके अंदर से लेस कर देते हैं एंडिंग इन्वेंट्री। तो आपके पास क्या फिगर आती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको पता चल जाए तो एंडिंग इन्वेंट्री को प्लस कर लें और ओपनिंग को माइनस कर दें, तो आपके पास जो फिगर होगी वो किसकी फिगर आ जाएगी, परचेजेस की। तो इसका मतलब है सिंपल, आपको ओपनिंग इन्वेंट्री भी दी हुई है और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दी हुई है, परचेजेस की फिगर गायब है। तो 3 फिगर्स अगर आपके पास आ जाएं, जैसे मिसाल के तौर पे ये फर्ज कर लेते हैं, ये 5000 और ये फिगर जो है 15,000। इसका मतलब है 15,000 में से 5,000 को आप क्या करेंगे, बल्कि कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये फिगर नहीं है, फर्ज कर लेते हैं ये फिगर दी हुई है 5,000। तो आप क्या करेंगे, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर आपको पता है और एंडिंग इन्वेंट्री की फिगर पता है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ गया, 10,000 आ गया। ये अगर फर्ज करें यहाँ 2,000 की फिगर दी हुई है ओपनिंग इन्वेंट्री की, तो क्या करेंगे, 10,000 में से 2,000 को माइनस करेंगे तो ये 8,000 परचेजेज आ गई। 2 और 8 को प्लस किया, 10,000, 10 के अंदर से 5 को माइनस किया तो 5,000 जो है वो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। तो सिंपल टेक्निक क्या होगी परचेजेस को निकालने की, कि कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर दी हुई है तो उसमें एंडिंग इन्वेंट्री को प्लस कर देंगे, आपके सामने मैंने करके बताया, और ओपनिंग को माइनस कर देंगे तो परचेजेस की फिगर आ जाएगी। और कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी कैसे निकलेगी, अगर सेल्स की फिगर दी हुई है तो 1 जो होगा, 1 में से अगर मार्जिन को माइनस कर दें
तो मार्जिन को माइनस करके कॉस्ट की परसेंटेज आ जाएगी, कॉस्ट की परसेंटेज को आप सेल्स के ऊपर लगा दें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। तो इस फार्मूले के हिसाब से अगर हम देखें तो ये कहता है सेल्स के अंदर से माइनस करें क्लोजिंग इन्वेंट्री को। अभी हम देख कर आ रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सेल्स के अंदर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर हम प्लस करते हैं, तो ये सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस मार्जिन। 1 माइनस मार्जिन मैंने आपको बताया था कॉस्ट की परसेंटेज आ जाएगी। जब कॉस्ट की परसेंटेज आएगी उसे सेल्स पे लगाएंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री को प्लस कर देंगे, ओपनिंग को माइनस करेंगे तो परचेजेज आ जाएगी। तो हमारी जो राइट चॉइस बनती है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर वो बी चॉइस। 1 माइनस मार्कअप अगर निकालेंगे तो 1 माइनस मार्कअप करके जो है ना वो फिर फिगर आएगी आपके पास प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट को अगर सेल्स के ऊपर लगाएंगे तो फिर प्रॉफिट आएगा आपके पास। हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड है परचेजेस निकालने के लिए, इसलिए दोनों चीज़ें जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगी। राइट चॉइस आपकी बी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर हम रोकते हैं। मैं असल में कम आपको इसलिए करवा रहा हूँ, थोड़ा ये जो सवाल है ताकि आप इसको समझ के ढंग से समझें और उसके बाद इसकी खुद से प्रैक्टिस करें। प्रीवियस पेपर्स भी मैंने कराए हुए हैं, उनकी भी आप प्रैक्टिस करें। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट कॉन्फिडेंस। और अकाउंटिंग के अंदर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, खासतौर पर मल्टीपल चॉइस में, क्योंकि सिमिलर नेचर की चीज़ें होती हैं, उससे अक्सर गलती होती है। तो आप इसको पढ़ें, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।